नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हमारे साथ प्राची मैम है और आज शिक्षक दिवस भी है। और प्राची मैम जो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी फेमस हैं, आज उनसे बात करेंगे कैसा उनकी जॉब चल रही, कैसे इसमें आई, कैसे तैयारी की। तो प्राची मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद लवासना तक पे। थैंक यू सो मच लबासना तक के लिए एंड आपके इस चैनल के लिए। और आज शिक्षक दिवस पर जैसे आपने मुझे आमंत्रित किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगेन थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड बाकी सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं कि क्या कैसे चल रहा है। सो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं एज सच कि लाइफ जर्नी, क्या माहौल रहा है, एजुकेशन सेक्टर, यहाँ तक कैसे आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राची मैम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे कि आप मुखर्जी नगर में आप आए और आप तैयारी करने लगे, तो आपका संघर्ष कैसा था, घटनाक्रम क्या था, थोड़ा अगर आप बताना चाहिए। आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं और प्राची मैम आजकल थोड़ा गायब दिख रही हैं, लोग जान नहीं पा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी स्टार्टिंग बताइएगा। ओके। एक्चुअली मैं आई थी यहाँ पे 2018 को, मैं आई थी 11 दिसंबर 2018। सो माई जर्नी वॉज लाइक कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को जैसे पता भी है, जब मैं जो स्टॉक पे गई तो मैंने वहाँ पे पूरी जर्नी अपनी बता भी रखी है कि कैसे कैसे मैं दिल्ली आई थी। तो ये था कि फैमिली वॉज नॉट रेडी एंड मुझे ये था कि मुझे प्रिपरेशन करना है। सो एक तरीके से ये हुआ कि मैं लड़ झगड़ के फैमिली से झगड़ा करके यहाँ पर आ गई। तैयारी मैंने शुरू करी एंड तब मुझे कोचिंग्स का मतलब इतना आइडिया, जैसे आप भी देखते हो ना कि लोग रील्स देख करके कोचिंग के लिए आ जाते हैं, तो मैं भी उसी काइंड ऑफ स्टूडेंट थी कि मुझे लगा कि ये टीचर मुझे पसंद आ रहे हैं तो चलो आकर के एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, जो आप सोच रहे हो उनकी रील देख करके मैं नहीं आई थी, मैं पहले ही बता दूँ। सो मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया बट बिकॉज ड्यू टू हाई फीस एंड ये सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था मुझे, तो मैंने धीरे धीरे करके सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट कर लिया बिकॉज आई कांट पे 80,000 और 90,000 फीस। सो इसलिए मैं अपने सेल्फ प्रिपरेशन पे आ गई। अब मुझे यहाँ पे रहना भी था, अपने खर्चे भी बेयर करने थे और प्रिपरेशन भी करनी थी। तो स्टार्टिंग से ही फ्रॉम दी 2018 और 2025 मैं दिल्ली में रह करके काम भी कर रही हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं है बिकॉज़ मेरा जो मोटिव था, मैं चाहती हूँ कि उसका शायद मैं अभी तक 10 या 20% भी अचीव नहीं कर पाई हूँ जो मैं सोच करके आई थी। सो इसीलिए अभी मैं कंटिन्यू उसके लिए वर्क कर रही हूँ। रही बात गायब रहने की, तो मैं कहीं गायब नहीं हुई हूँ। एक्चुअली जस्ट मैंने स्विच किया है, तो आई थॉट कि मैं खुद का जो अपना प्लेटफॉर्म है मैं उसको भी ग्रो करूं, तो मैंने अपना चैनल बनाया, उस पर मैं अभी वर्क कर रही हूँ। सेम एज़ इट इज़ हम जैसे करंट अफेयर, आप लोग मुझे करंट अफेयर के थ्रू ही जानते हैं, तो करंट अफेयर पर ही मैं काम कर रही हूँ। प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने अभी ज्वाइन करी है हाल ही में, बट मेरा मेन फोकस जो अभी शिफ्ट हुआ है वो हमारा मेरे चैनल की तरफ है। मतलब मैं मेरे चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ। क्या प्राची मैम क्या संस्कृति है, ये छोड़ चुकी हैं क्या? एक्चुअली संस्कृति आय छोड़ने का ये है कि बहुत मेरे पास कमेंट आया इसको लेकर के और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के वीडियो बनाया, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं इस तरीके का कोई वीडियो बनाऊँ बिकॉज संस्कृति IAS इज़ द प्लेस जहाँ से मैंने शुरू किया, जहाँ से आप लोग मुझे जान रहे हो, जहाँ से आप स्पेशली मुझे जान रहे हैं, अदर लोग मुझे जान रहे हैं। सो उस प्लेटफॉर्म ने सिर्फ मुझे ग्रोथ दिया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संस्कृति IAS की उनकी वजह से शायद मैं यहाँ तक हूँ या मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। सो दे आर वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग दी ऑल दी जर्नी। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ थिंग कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई लड़ाई झगड़ा हो गया है या ऐसा कुछ हो गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। ये मेरा डिसीज़न था, मेरा चॉइस था कि मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना था। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि अगर मैं इस फैकल्टी फील्ड में आ ही गई हूँ तो फिर मैं ऑफलाइन भी एक्सप्लोर करूँ। सो ऑफलाइन एंड टाइमिंग मिसमैच हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, फिर मुझे मेरा चैनल भी चलाना था, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई ना कि मैं सबको साथ लेकर के नहीं चल पा रही थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं ऑफलाइन वाला जो उसको प्रायोरिटी में रखूँगी। सो मैं इसीलिए ऑनलाइन आपको ज़्यादा नहीं दिख रही बिकॉज अभी ऑफलाइन में अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ। प्लस धीरे धीरे आपको ऑनलाइन भी दिखने लगूंगी जैसे जैसे चैनल और ये सारी चीज़ें होंगी। एंड होपफुली जैसे कि आप मुझे संस्कृति में देख रहे थे, जितना प्यार दे रहे थे उतना ही मुझे आप मेरे प्लेटफॉर्म पे और अदर इस तरह चीज़ों में भी प्यार दोगे। तो आपके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और आप कोचिंग कैसे, क्या है थोड़ा उसके बारे में? एक्चुअली मैं अपना कोई कोचिंग नहीं डाली हूँ और ना ही मेरा कोई प्लान है कोचिंग डालने का। मैं बिल्कुल भी कोचिंग नहीं डालने वाली हूँ, पहले ही बता दूँ। मैंने अपना एक NGO इस्टेब्लिश किया श्री वंदना फाउंडेशन के नाम से, जिसपे मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहती थी। दूसरा था ट्रांसजेंडर के लिए वर्क करना चाहती थी। तो फाउंडेशन जो है मेरा, उसका वर्क मेरा ऑन प्रोसेस चल रहा है अभी। उसी के थ्रू मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया है
जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, एसएस क्लासेस मथुरा, एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनरली। मतलब पर्सनली मुझे वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ पे बच्चों का जो पढ़ाना है, और वहाँ पे एक सचिन सर है, मैं स्पेशली उनका नाम भी ले रही हूँ बिकॉज उन्होंने जो पूरा बना रखा है ना कि कैसे बच्चों को, क्योंकि आजकल यूपीएससी इज़ लाइक कि भैया आओ जाओ, कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, जा रहा है, उसका अटेंडेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अभी इससे ये होगा कि सारी चीज़ें वो लोग मेंशन करते हैं कि भाई स्टूडेंट आया है नहीं आया है, टाइमिंग लेट क्यों हुआ है, पेरेंट्स तक सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे स्कूल में हम लोग नहीं, ये वैन जाती थी बच्चों को लेकर के आती थी, सेम उनका वैसा सिस्टम। तो मैं उनके साथ मिलकर के अभी ऑफलाइन पे वर्क कर रही हूँ। प्लस मेरा जो ऑनलाइन चैनल है वो अभी चौचक चर्चा के नाम से, शायद ढूंढने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आप चौचक चर्चा डालेंगे इंग्लिश में ही तो आ जाएगा, मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। प्लस अपने इंस्टा पे भी वर्क कर रही हूँ मैं, पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से मेरा इंस्टा है, आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैम, एक घटनाक्रम आपका मैंने इंटरव्यू इस पे देखा था, जो स्टॉक पे भी देखा था, तो उसमें कुछ घटनाक्रम आपका हॉस्टल या कुछ फ्रेंड से जुड़ा था। वो कुछ मुझे वैसा लग रहा था। वो घटनाक्रम क्या था, थोड़ा बताइए। एक्चुअली हुआ ये था कि जब हम नए नए दिल्ली आते हैं ना, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं ये सारी लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी जो भी दिल्ली आने का ट्राई कर रही हैं, जो दिल्ली आ चुकी हैं, दिल्ली की में प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रही हैं। सो यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स हैं। चाहे आप ड्यू का इलाका देख लीजिए, कल परसों मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, तो उसने मुझे बताया कि कैसे जो आप देखो किरोड़ीमल वाला इलाका होता है, लोग थार लेकर के घूमते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है, वो यहाँ के लोकल्स ही होंगे फॉर श्योर, बाहर के भी हो सकते हैं। तो वो लोग थार लेकर के अपना गाना बजा बजा करके घूमते रहेंगे, लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहेंगे। तो सेफ्टी कंसर्न्स हैं दिल्ली में, बहुत ज़्यादा है। कई बार शायद पेरेंट्स इसीलिए भी अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना चाहते हैं कि भाई अकेली लड़की है, वहाँ पे जाएगी, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो सेम ये जो सेफ्टी वाले इश्यूज़ थे वो मेरे साथ भी हुए कि जैसे ही मैं दिल्ली आई तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था भाई कि यहाँ पे लोगों का माइंडसेट किस हिसाब से है, क्योंकि मैं आई एक कस्बे से, सोरामऊ जो मेरा इलाका है, ये था दिल्ली लोगों के। कौन सी जिले में पड़ता है सोरामऊ? ये आपका उन्नाव ज़िले में पड़ेगा। एक्चुअली ये बॉर्डर पड़ जाता है लखनऊ, और ये उन्नाव का जस्ट बॉर्डर है, यहाँ से ही हमारा लखनऊ शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग वहीं के आपको कहेंगे कि हम लखनऊ से हैं, कुछ लोग वहीं के कह देंगे हम उन्नाव से हैं। तो ये आपका बीच का इलाका पड़ जाता है सोरामऊ एंड आपका जो ये लखनऊ और उन्नाव है वहाँ का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो मुझे कुछ लोग मिले, भाई क्लासेस ऑफ कोर्स मैं जा रही थी, तो मैंने एक दो लोगों से ऐसे बातचीत करी। अब मुझे नहीं पता था कि मैं अगर उनसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगी या सारी चीज़, तो मुझे लगा जितनी मैं साफ़ हूँ उतना ही सामने वाला इंसान भी साफ़ होगा, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली आपको सच में अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं बतानी चाहिए लोगों को, और अगर आप बताने भी जाओ तो मेक श्योर कि आप किससे बता रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने वहाँ से सीखा था। तो एक मेरे ही क्लास में पढ़ने वाले एक व्यक्ति थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मेरा भैया टाइम था ठंड का, दिल्ली में मैं आई थी, तो मेरे पास ब्लैंकेट वगैरह नहीं था। तो मैंने उनसे ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही डिस्कस किया कि भाई मेरे पास ब्लैंकेट वगैरह नहीं है, अगर आप कहें तो। उन्होंने ये बोला फिर मुझे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप कहें तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आप आकर के मेरे रूम से ले जाइए। तो एक्चुअली मैं उनके रूम लेने गई थी ब्लैंकेट, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई आपके रूम पे मैं रुकूंगी या फिर हमारा आपका किसी भी तरीके का बातचीत होगी या फिर ऐसा इंटरेक्शन होगा। सो जस्ट फॉर नॉर्मल ही ऐसे ही, क्योंकि मैंने समझा कि हाँ कोई इंसान दोस्त है, हेल्प कर रहा है। तो बट तब तक मेरे माइंड में ये नहीं आया था वही चीज़ कि आपकी हेल्प कोई क्यों ही करेगा अनटिल अनलेस आपको उसके साथ कोई चीज़ें नहीं हों। तो वो चीज़ मुझे उस दिन से समझ में आ गई, और उस दिन के बाद से मैं लोगों से हेल्प लेने में डरती हूँ। बी फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी कोई ऐसे हेल्प कर रहा है तो क्यों ही करेगा, या तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नेम फेम पैसा कुछ तो होना चाहिए ना मेरी हेल्प करने के लिए। सो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि शायद मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, अनटिल अनलेस सिर्फ मैं ही थी। तो मैं गई, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनको लगा कि दोस्त मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट वाली चीज़ें हो सकती है। अच्छा, ये टर्म भी मुझे नहीं पता था, ये टर्म मुझे बाद में पता चला कि ऐसा भी कुछ दिल्ली में होता है। एंड देन उनके साथ थोड़ा उनका वही पुल आउट करना, हैरेस करना, ये वाली चीज़ें थी। देन वहाँ से तो मैं आ गई। मैंने कंप्लेन वगैरह भी इसलिए रजिस्टर नहीं करवाई बिकॉज आई वाज न्यू इन दिल्ली, तो मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद से आदली मैंने क्लास ही छोड़ दी थी। बट दैट इंसिडेंट मेक मी मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कि उसके बाद मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो आई विल बी वेरी प्रोफेशनल। एंड सेकेंड थिंग कि मुझे पता होता है कि भाई अब यहाँ पे मुझे कैसे डील करना है। तो लड़कियों के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। भले ही आपका कोई कितना भी क्लोज दोस्त क्यों ना हो, आप उसे तब तक अपनी सारी चीज़ें मत शेयर करो जब तक आपको नहीं लगता है कि हाँ ये आपको किसी भी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं करेगा। एक्चुअली उसको ये पता चला ना कि मेरे बैक में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो इसीलिए तो उसकी हिम्मत हुई है इस तरीके का काम करने की। तो आपको अपनी बहुत सारी सीक्रेट्स जो चीज़ें हैं वो लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए।
सेम उसके बाद से तो मेरे साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ दिल्ली में। और बहुत सारे लोग उसके बाद मेरे से मिले, जुड़े, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करी मेरी। आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स मी, जो मेरे से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। तो गर्ल्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दिल्ली आ रहे हो तो पूरा माइंडली प्रिपेयर होकर के आइए, और अगर इस टाइप की कोई भी सिचुएशन आपके साथ होती है तो ऑफकोर्स अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, राइट। उससे आप बच भी सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पर। ये एक घटनाक्रम और है, शायद आप कह रहे थे इस वीडियो में कि शायद किसी ने बोला कि लड़की भाग गई, ऐसा क्या घटना? एक्चुअली ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं ज़रूर इसको भी बताना चाहूँगी। अच्छा, जो लोग ऐसा कह रहे थे हमारे यहाँ पर, मैंने देखा कि वो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, लिटरली वो कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक। उन्होंने शादी कर ली है, उनके शायद अभी 1-2 बच्चे भी हो गए हैं। वो वही देखिए, शादी करना नॉट अ बैड थिंग। अब कुछ लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि उन्होंने शादी कर ली है। नहीं, शादी करना बुरा नहीं है। स्पेशली आपका जो बेबी को जन्म देना, ये भी बुरा नहीं है। ये तो और भी अच्छी चीज़ है कि हम आप पूरे वर्ड को चला रहे हो, आगे लेकर के जा रहे हो। इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट जो लोग ऐसा कहते थे कि अरे इनकी लड़की तो भाग गई है और वो भी एक लड़के के साथ भागी, क्योंकि हमारा समाज ये है कि वहाँ पे ये नहीं सोचा जाता है कि महिला पढ़ाई के लिए भी कहीं जा सकती है, या महिला पढ़ाई के लिए भी कोई काम कर सकती है। अभी आप देखिए आज के समाज में एक हमने क्योंकि बैरिकेटिंग बना रखी है ना महिलाओं के लिए, कि भैया अगर वो इन 4 पैमानों को पूरा कर रही है तब तो वो अच्छी लड़की है। अगर उसमें से एक भी पैमाना उसने पूरा नहीं किया तो इट मीन्स वो लड़की अच्छी नहीं है, क्योंकि हम उसके फिर कैरेक्टर तक पहुंच जाते हैं। जज लोग बहुत पहले करने लगते बहुत कि पहले ये ऐसा ऐसा। ऐसा हो जाएगा। तो चूंकि जैसे मेरे घर में नहीं हुआ कि भाई मुझे करना था प्रिपरेशन, यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करना था, मुझे टीचर नहीं बनना था। सबसे बड़ी बात ये थी। और बट कहते हैं ना डेस्टिनी, सो उसने मुझे अभी फ़िलहाल तो टीचर ही बनाया हुआ है। तो मुझे टीचर नहीं बनना था, बट माई फैमिली वॉज कि आप टीचिंग कर लो, बीएड कर लो। मुझे था कि नहीं, मैं यूपीएससी ही करूँगी। सो मैं उसके लिए यहाँ पे आई। तो जब आ गई तो वहाँ पे तो किसी को पता नहीं है, तो इसीलिए आस पड़ोस जो रिलेटिव्स हैं वो सब लोग कहने लगे अरे इनकी लड़की तो यहाँ चली गई है, ऐसे हो गया है। 1 साल तक ये सारी चीज़ें चलती भी हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे चली। लेकिन जब मैं दिखने लगी, जब मैं यूट्यूब पे दिखने लगी, क्लासेस लेने लगी, व्यूज़ मिलियंस में जाने लगे, देन अब वही लोग जो ऐसा कहते थे, अब वही लोग आते हैं, तारीफ़ करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे को भी गाइडेंस दें। तो ये वाला अब सिनेरियो हो गया है। और रही बात कि पहले जो लोग इतना बोलते थे, तो अब वो उतना बोलने का ट्राई भी नहीं करते हैं कि पहले इनकी लड़की ऐसे है। तो अब जब मैं जाती हूँ तो उनको इंतज़ार रहता है कि हाँ बेटू आई होगी तो उससे मिलेंगे जा कर के, पूछेंगे जा कर के। तो ऐसी चीज़ें हैं। मैम अब आते हैं कि जैसे यूपीएससी के लिए आप करती हैं, मतलब बच्चों को गाइड करती हैं, जैसे कि विशेष तौर से करंट अफेयर्स मैंने देखा है, और स्टेट पीसीएस के लिए भी। तो अभी यूपीएससी के लिए जो लोग करंट अफेयर्स की पढ़ाई करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, विशेष तौर से हिंदी मीडियम में इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो आप करंट अफेयर्स काफ़ी समय से पढ़ा रही हैं, लोगों को बता भी रही हैं, और काफ़ी आपको लोग पसंद भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। आप बताइए करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया जाए बिना कोचिंग, या कैसे, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बताऊंगी जो कोचिंग नहीं या यहाँ नहीं आ सकते हैं, दिल्ली नहीं आ सकते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, अभी तक हमें ये बताया गया कि भैया 3 घंटा न्यूज़पेपर में आपको देना है, 3 घंटा बैठ करके एडिटोरियल पढ़ना है। आज का टाइम ऐसा है कि जो बच्चा आईआईटी करके आया है, जो बच्चा आईआईएम से निकला है, पिट्स पिलानी से निकला है, आपको उसके साथ compete करना है। वो ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत अच्छा है, वो ऑलरेडी आपसे 10 स्टेप्स आगे ही होगा, ये अपने माइंड में रख के चलना। तो अब उस अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स, मेडिकल्स वाले, उनको आदत होती है भाई, वो इतने बड़े बड़े असाइनमेंट बनाते हैं, वो काम करते हैं, वो प्रॉपर बैठते हैं। हम जो बीए करके आ रहे हैं या फिर एमए करके आ रहे हैं, हमारे पास वो पावर नहीं होती है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है ना इतना लिखने की, इतना बैठने की, ये सारे काम करने की। उनके पास वो चीज़ें होती हैं, तो अब उनके ही अकॉर्डिंग हमें फिर अपनी भी प्रिपरेशन को बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो 3 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटा एडिटोरियल बैठ करके पढ़ना है, 2 घंटा एडिटोरियल पढ़ना है, उसको हम स्विच कर सकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं, क्योंकि ये मंथली आती हैं आपकी, ठीक है, मंथ का आपका पूरा न्यूज़पेपर इससे कवर हो जाता है। कुरुक्षेत्र हो गई, योजना हो गई, आप जो देखते हो, और भी कुछ मैगजीन्स हैं आपकी जो बहुत बेटर वर्क करती हैं, जैसे कि आप विज़न का भी जानते हो। तो मैंने भी विज़न पढ़ा हुआ है। बी फ्रैंकली मैं क्यों कहूँ कि भाई मैंने विज़न नहीं पढ़ा था, हर जो प्रिपरेशन करता है विज़न पढ़ता है। साल भर का अगर आपको देखना है, गो थ्रू करना है, तो विज़न 365 आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो बुक वाइज में। प्लस अगर आपको डेली करंट अफेयर वाला सेगमेंट को कवर करना है
तो आप काम करिए, किसी का भी जो द हिंदू न्यूज़ बहुत बेहतर करवाते हैं आपके, जो आपको टीचर पसंद है। मैं नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर आपको मुझे फॉलो करना है या किसी और को फॉलो करना है, जो आपको अच्छा लगे, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है एडिटोरियल, क्योंकि वो आपको ईजी फॉर्म में बता देगा ना। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग जर्नी में, आपको कुछ टर्म्स नहीं समझ में आएंगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप उनको एक को फॉलो कर लो, एक को ही फॉलो करो, 10 जगह मत जाओ, एक को फॉलो कर लो। प्लस अब इन सारी चीज़ों से हट करके आपको अपने लिए क्या करना है, तो जैसे मैंने ना अपने फ़ोन में कुछ चैनल्स सब्सक्राइब कर रखे हैं, कुछ चैनल्स को मैं फॉलो करती हूँ, तो आपको भी वो फॉलो कर लेने। आप इंस्टा चलाते होगे, आप एफबी चलाते होगे, ठीक है, आप व्हाट्सएप में जो चैनल्स होंगे उनको भी आपने ज्वाइन किया होगा। तो जैसे कि एयर इंडिया न्यूज़ हो गई, इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो करना है इनको, एयर इंडिया न्यूज़ हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट हो गया, ज़रूर फॉलो करना उसको, वियॉन न्यूज़ हो गया, इन सबको आप फॉलो करिए। तो जो डेली की न्यूज़ आती है ना, वो आपको पता चलती रहेंगी। पीआईबी जैसे कि हो गया, गवर्नमेंट है, तो डेली न्यूज़ हर घंटे क्या है। आपने जितनी बार इंस्टा खोला, अगर आपने ये 5 फॉलो कर रखे होंगे, तो जैसे इंस्टा खोलोगे वैसे ही आपको सामने न्यूज़ दिख जाएगी, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इस मिनट में कौन सी न्यूज़ आई थी, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको तुरंत प्रिपेयर कर लीजिए। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी बता दूं। लाइक इंडिया में कुछ फर्स्ट चीज़ हुई है, जैसे कि हमने अभी अपना क्या है, पहला चिप लॉन्च किया है, विक्रम, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सेमीकंडक्टर में क्या बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ठीक है, काउंसिल मीटिंग हुई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा चल रहा है, राष्ट्रपति का मुद्दा चल रहा है, बिल को लेकर के पास आउट नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट तय कर दी गई, भैया राष्ट्रपति को यहाँ पर 3 महीने, राज्यपाल को 1 महीने बिल पेश ही करना होगा। तो जो ये सारी न्यूज़ हैं, ये आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट पूछी जाएंगी आपसे। क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मालदीव के लिए आई थी न्यूज़ कि मालदीव आपका जल्द ही, जो मालदीव जैसे देश हैं वो पूरी तरीके से डूब जाएंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आपके एग्जाम में है, पूछा जाएगा। तो जब आप ये फॉलो करोगे ना, तो आप इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं उसको भी कवर करते हुए चले जाओगे, तो आपको ये सेगमेंट तैयार हो गया। अब देखोगे जब मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये डेली तो मैंने देख रखा है, तो आपके अंदर एक खुद का सेल्फ मोटिवेशन डेवलप हो जाएगा कि नहीं, मेरा तो करंट साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद आप कुछ पेपर्स देख लीजिए। पेपर्स क्या मतलब, जो बनाते हैं आपके मंथली कि हाँ हम इतने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए, उनको आप साथ साथ में प्रिपेयर करते रहिए, तो आपका करंट अफेयर मुझे लगता है कि इतने से कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये तो बहुत मतलब वैसी, ये ना मैं एक कहूँगी कि मेरे लिए जब मेरे को आया था कि भाई कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो मुझे टीचर्स ने बताया कि द हिंदू आप देख लीजिए, ठीक है। द हिंदू भी अच्छा न्यूज़पेपर है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप पढ़िए। इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, द हिंदू से मुझे ज़्यादा बेटर इंडियन एक्सप्रेस लगता है। रीज़न इज़ दैट कि कई बार द हिंदू में ना कुछ एडवर्टीज़मेंट की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, प्लस अदर वैसे आर्टिकल्स भी नहीं होते, कई बार मुझे बायस्ड भी लगते हैं कुछ, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं पर्सनली कहूँगी कि अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस समझ में आ रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िए, अगर आपको द हिंदू समझ में आ रहा है तो आप द हिंदू पे स्विच कर जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बहुत अलग से कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ कुछ लैंग्वेज की बात होती है, कुछ एडिटोरियल्स की बात होती है, बायसनेस नहीं होगी, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैम, जैसे पीसीएस अभी आ रहा है, यूपी पीसीएस काफ़ी 12 अक्टूबर को है, तो उसके लिए कैसे करंट अफेयर्स करें थोड़ा आप? उसके लिए तो आप जुलाई 2024, क्योंकि मुझे जितना पता है कि आप जुलाई 2024 से अगर शुरू करते हो करंट अफेयर, और अभी उसको आप ख़त्म कर लो अगस्त तक का, तो इतना ही टारगेट करना। उसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप एक तो घटना चक्र सभी पढ़ते हैं, वो जो दृष्टि वाली आती है, वो आपकी घटना चक्र सार जो आती है, उसको आपको आई दृष्टि जो आती है उसको आपको पढ़ना है। प्लस आपके पास पीडी आती है ना 6 मंथ की, उसको आप ले लो। और उसमें अभी हमने लास्ट टू लास्ट ईयर देखा था कि हम यूपी स्पेशल का करंट बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन यूपी स्पेशल करंट ज़्यादा पूछा नहीं गया, पूछा गया नेशनल, पूछा गया इंटरनेशनल। तो आपको स्पीडी वगैरह से और ये जो आई दृष्टि वगैरह से है, इससे ये कवर हो जाएंगी आपकी कि भैया नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ कौन सी रही हैं। अगर आपको एक साथ कंपाइलेशन चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से मुझे कंपाइल मिल जाए, तो आप कुछ आपके जो क्वेश्चन 500 के क्वेश्चन कोई सीरीज़ चला रहा है या कोई इस तरीके काम कर रहा है, तो आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हो। प्राची मैम, क्या अभी भी यूपीएससी की मतलब तैयारी करती हैं या पेपर देती हैं पीसीएस वगैरह के? एक्चुअली हाँ, मैं अभी भी तैयारी में हूँ, और मेरा जो अभी भी फाइनल टारगेट है वो ये है कि कहीं ना कहीं मैं सिलेक्शन ले लूँ। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि मैं पीसीएस से नीचे नहीं जाना चाहती हूँ, मेन बात ये है। तो मैं पीसीएस तक चाहती हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाए।
मैं अपना 100% दूंगी, ट्राई करूंगी, तब तक ट्राई करूंगी जब तक मेरी एज और अटैम्प्ट रहेंगे। जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे उस दिन मैं मान लूँगी कि मेरी जर्नी ख़त्म हो गई है, लेकिन जब तक मेरे पास है तो मैं उस पर 100% दे करके वर्क करना चाहूँगी। एक बात और कि मैं ये कह रही हूँ तो शायद मैं अभी 100% नहीं दे पा रही हूँ अपनी पढ़ाई को, ये ट्रू है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने आप से ट्रू रहोगे तो आप उतनी कैसे मेहनत करनी है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो मुझे ये पता है कि मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ टीचिंग में। शायद मेरे को दिन में 3 घंटे मिलते होंगे मेरे पर्सनल के। इवन सैटरडे संडे भी मैं बिज़ी हूँ। मैं महीने के 30 दिन 31 दिन काम कर रही हूँ। इवन वीकेंड पे भी मैं काम कर रही हूँ। मैं मथुरा होती हूँ सैटरडे संडे। तो अब उस ड्यूरेशन में मैं टाइम निकालती हूँ रात का, जो मेरा सोने का टाइम होता है। तो मैं उस टाइम 2 से 3 घंटे ही निकाल पा रही हूँ अपनी स्टडी के लिए। बाकी जो मेरा पूरा टाइम जाता है रिसर्च करना, कंटेंट बनाना, पढ़ाना, एक्सप्लेन करना, इन सारी चीज़ों में भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरी तैयारी में थोड़ी कमी है, इसलिए मेरे रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। ट्राई करूँगी कि जल्द ही मैं इस टाइम को बढ़ा करके 6 से 7 घंटे कर पाऊँ, तो कुछ बेटर रिजल्ट मुझे जल्दी मिल जाएगा। ये है, और ये सारे स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। ये मेरे लिए नहीं है, आपको मतलब देना पड़ेगा यार। 8 से 9 घंटे तो आराम से देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। तो आप अभी मतलब आप करंट अफेयर्स को ही पढ़ाएंगी या फिर और भी कोई विषय पढ़ाएंगे? हाँ, अभी मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रही हूँ, करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, प्लस पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी से जस्ट जो मुझे अभी करना है विच इज़ नेट JRF एंड प्रोफेसर, सो इसलिए मेरा पॉलिटी मेन है। क्योंकि जामिया से मैंने MA किया हुआ है, पॉलिटी से ही किया हुआ है। सो अब पॉलिटी ही मेन मेरा सब्जेक्ट होगा जो मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ऑप्शनल भी मेरा वही रहा, इसलिए। आज शिक्षक दिवस है और आपको शुभकामनाएं। मैंने शायद पहले नहीं बोल पाया। दूसरी बात मैम, जैसे कि आप महिला शिक्षक हैं, और मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन लोग समाज ऐसा मानता है कि महिला होना एक डबल संघर्ष है। क्या ये सही है या गलत? देखिए, बिल्कुल सही है, मैं मानूँगी। ऐसा नहीं कि मैं मतलब महिला हूँ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि महिला हूँ तो शायद मैं इसलिए कह रही होंगी या फिर इस तरीके की बातें कह रही होंगी। कई बार हम देखो मेल टीचर्स बहुत फेमस जानते हैं, लेकिन हम फीमेल टीचर्स फिंगर टिप पे गिन सकते हैं। डॉक्टर तनु मैम को आप जानते होंगे, ठीक है, शुभ्रा रंजन मैम को आप जानते होंगे। ऐसी 2-4 टीचर और भी हैं जिनको आप जानते होंगे। लेकिन अगर सेम पॉपुलरिटी की बात करूँ तो मेल टीचर में ज़्यादा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, फीमेल टीचर्स में कम। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जो टीचर वाला प्रोफेशन है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब हम UPSC या थोड़ा और इंटेलेक्चुअल वाले चीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अगेन महिलाओं का जो परसेंटेज है वो कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा समाज स्टार्टिंग से ही बना हुआ है, वो हमें आगे आने ही नहीं देता है ना। वो तो प्रिपरेशन जो है वो लड़के करेंगे, पढ़ाई जो है वो लड़के करेंगे। तो बहुत कम महिलाएं, या मैं कह दूँ जैसे मेरी जैसे महिलाएं लड़ झगड़ करके आ गई तो इस सेगमेंट में आ गई एंड देन अभी वर्क कर रही हैं। प्लस साथ ही साथ ये भी होता है कि जब आप इसमें कंटिन्यू करते हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, और साथ ही साथ किसी की शादी भी कई बार हो जाती है, फैमिली भी है, उसको भी आपको संभालना है। तो अगर आपका पार्टनर सेम सेगमेंट से नहीं है, मान लीजिए कि मैंने UPSC किया, मेरा जो पार्टनर है वो UPSC का भी नहीं जान रहा है, या फिर वो नॉर्मल टीचर है, तो एक तो वो मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल मैच नहीं कर पाएगा। अब ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक लग सकता है, बट ये ट्रू है, ये आप भी जान रहे हो। आपने भी UPSC की तैयारी करी होगी, आपको ही पता होगा UPSC करने के बाद हमारा माइंडसेट अलग होता है। अब मैं एक नॉर्मल टीचर या फिर कोई नॉर्मल ऐसा पर्सन जो समझ नहीं है, देखिए माइंडसेट एक अलग हो जाता है कि भाई उसने वो काम किया, लेकिन वो मेंटली थोड़ा सा उतना पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहेगा, ये काम करेगा, वो चीज़ अलग है। अब मान लीजिए वो जानता ही नहीं है मेरी चीज़ों को, मेरा ये क्लास का टाइम है, मुझे टीचर से मिलना है, मुझे इतना पढ़ाना है, मुझे ऐसे कंटेंट क्रिएट करना है, उसको रहेगा अरे तुम तो पूरा दिन बिजी रहती हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जैसे अभी मैं पूरी 30 दिन बिजी हूँ। अब अगर मेरी लाइफ में इसी टाइम मैं शादी में होती या शादी हो गई होती तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती। सीरियसली मुझे आप चाहे IAS बन जाओ, चाहे शुभम शुक्ला की तरह एस्ट्रोनॉट हो जाओ, महिला अगर है एस्ट्रोनॉट ही क्यों ना हो जाए, तब भी उसको अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी, और मुझे लगता है ये करना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ें वहाँ पे, तो फिर आपको बहुत पीछे आप रह जाते हो। यानी कि पुरुष उस रेस में आपसे आगे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि उनको ये नहीं है कि मुझे खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है, डायपर चेंज करना है, चाय भी बनानी है, अपने क्लासेस भी लेनी जा कर के। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ भी कि मैंने तो चलो अभी मेड लगवा रखी है, लेकिन क्या मैं कभी लाइफ में खाना नहीं बनाऊंगी, या नहीं बनाना आता होगा, या नहीं बनाया होगा मैंने। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत मतलब नाजों से पली हुई हूँ और मैंने कभी ज़मीन पे पैर ही नहीं रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको सारे काम करने पड़ेंगे भाई। मैं भी अपने घर में बर्तन धुलती हूँ जा करके, मैं अपने घर में नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपकी, मुझे लगता है कि
खूबी है एक तरीके से, आप कह सकते हो कि हाँ आप ये दोनों चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो। तो आपके साथ आपने बोला ना 2 तरीके की समस्याएं हैं, मैं ये कहूँगी कि ये 2 खूबियाँ हैं हमारे अंदर कि हम प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छे से अपनी मैनेज करते हैं और पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। कई बार पर्सनल लाइफ की वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है, बट अगर आप चीज़ें बहुत मैनेज कर पा रहे हैं सही तरीके से और आपको पार्टनर अच्छा मिल गया है तो आप उस चीज़ को आगे ले जा पाएंगे। बाकी समस्याएं तो हर हैं ही समाज में। मैम एक बात और है कि इसी यूपीएससी के लिए जो लोग तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें आपके हिसाब से? सबसे ज़रूरी कि आपको यूपीएससी करना है या नहीं करना है। रील देख करके प्रिपरेशन मत करो, मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। अच्छा, मैं रील देख के नहीं आई थी इसलिए मैंने करी, मैंने कोचिंग सर्च करी थी यहाँ पे, तो मुझे वो कोचिंग सही लगी कि हाँ यहाँ अच्छे सर पढ़ा रहे हैं तो मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। तो रील देख करके पहली बार मोटिवेट नहीं होना है। अगर आपकी इच्छा है, आपके अंदर इतना ज़ील है कि नहीं मैं कर लूँगा एनी हाउ, जैसे मेरे अंदर ज़ील था नहीं मुझे करना ही करना है, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कोई कितना भी मना करे, मैं करूँगी ही करूँगी। अगर ऐसी इच्छा है आपके अंदर तो आप आइए प्रिपरेशन करने के लिए। सेकेंडली, पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगी कि ये 5 साल की योजना है, पंचवर्षीय योजना नहीं है, लेकिन इसको कई बार पंचवर्षीय हम बना देते हैं। ठीक है, तो एक तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दूसरा, आपको जब आ रहे हो प्रिपरेशन करने तो पहले ही अपना सिलेबस, पहले ही अपने पेपर्स प्रिपेयर करके आओ कि भैया लास्ट ईयर के पैटर्न्स क्या रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा ना तैयारी कैसे करनी है। फिर अगर आपने अपना सिलेबस पैटर्न्स नहीं देख रखे होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पहले तो ये सारी चीज़ें होमवर्क करके आओ। अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो होमवर्क करो, पहले ही देख लो सिलेक्शन रेट कितना है। और मुझे किसी भी के कहने, मतलब जब आप यहाँ पे आओगे ना आपको बहुत मठाधीश लोग मिलेंगे, बताएंगे ये कर लो ये कर लो, तो उनके बहकावे में नहीं आना है। सबके प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होता है। दूसरा, हम टॉपर्स टॉक सुनते हैं, कोई बुराई नहीं है, सुननी भी चाहिए उसमें। अभी भी तो आप मुझे सुन ही रहे होगे कुछ लोग, राइट, लेकिन उसका तरीका ये मत सोचो कि मैं डिट्टो फॉलो अप कर लूँगा। उनका तरीका अलग है, उनका फील्ड अलग था, उनका माइंड अलग है, उनकी सोचने की क्षमता अलग है, आपकी अलग है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो लगता है कि मैं ऐसे पढ़ाई कर सकता हूँ, तो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। खुद का मन हो तो आइए और होमवर्क करके आइए यहाँ पर। प्लस इससे पहले अगर अभी से सोच रहे हो 12th क्लास में हो तो एनसीईआरटी सारी पढ़ जाओ। आपके पास 6 to 12 एनसीईआरटी होंगी, सारी पढ़ जाओ, ख़त्म कर लो। उसके बाद तैयारी आपकी मुझे लगता है सिर्फ आधी बचती है, जो स्टैंडर्ड वाली बुक है। और प्लस अपने थोड़ा जो एटीट्यूड होता है उसमें थोड़ा सा चेंज ज़रूर लाना चाहिए। लोग कहते ज़रूर है कि डिफरेंस नहीं है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, बट आप एक एसएससी का और यूपीएससी का बच्चा बैठा करके देख लेना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि क्या होता है। दैट इज़ डिसिप्लिन, तो वो आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिल्ली इज़ लाइक कि माया नगरी है। आप आओगे, आपको घूमने को मिल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। अग्रवाल पे जाकर के समोसा खा रहे हो, सीपी पे जाकर के टहल रहे हो, अरे हम तो एकदम आज़ाद पंछी की तरह फील करते हैं। और हमें पता ही नहीं चलता हमारे 2 साल, वो जब से क्रूशियल टाइम होता है वो 2 साल, वो कब निकल गया आपको नहीं पता चलेगा। और फिर 2 साल के बाद आपको जर्नी लगेगी कि बोझ है मेरे पीठ पे कोई, और जब आप बोझ की तरह तैयारी करोगे तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे बहुत ज़्यादा। अंत में आपका गुरु मंत्र क्या रहेगा स्टूडेंट के लिए? गुरु मंत्र मेरा बस यही रहेगा कि आपको जो भी करना है उसका एक गोल सेट कर लो। जैसे कि मैं भी अगर कुछ करती हूँ तो मेरे गोल सेट होते हैं कि टिल द डेट मुझे ये काम करना है, तो गोल सेट कर लो कि इससे पहले तक मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट, और अपने लिए एक टारगेट बना लो। टारगेट बेस करके अगर आप काम करोगे तो वो जल्दी होते हैं। और लाइफ में बस ये सोचो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, कई बार ये लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में जाना है, ये करने के लिए, वो आपका इनर है। लेकिन जैसे मेरा सेल्फ होता है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, कुछ करना इन द सेंस कि लोग मुझे जान रहे हो, मैं कोई बेटर काम कर रही हूँ, कोई अच्छा काम कर रही हूँ। सो मेरा जो गुरु मंत्र ये है कि सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, सामने वाला आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आपको प्रूव करके देना पड़ेगा। तो पहले अपने ऊपर बिलीव करो कि मैं कर लूँगा, फिर उस पर काम करो, और देन फिर सामने वाले को प्रूव करो कि देखो मैं इस लायक हूँ। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखो। जितना भी लो फील कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हो, हमेशा ये सोचना कि मैंने क्यों शुरुआत करी थी, एंड देन आप बेटर कर लोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लवासना तक पे समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड सारे बाकी टीचर्स को भी मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। एंड मेरे लाइफ के अगर मैं गुरु की बात करूं, सो मेरे मामा, बड़े मामा, विष्णु वाजपेयी नाम है उनका, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं वो काफ़ी बड़ा। सो वो मेरे लाइफ के गुरु रहे, बिकॉज़ मैंने उनको ग्रो होते हुए देखा है बचपन से। एंड द स्पिरिट, द
हार्ड वर्क उन्होंने जो किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो मुझे मोटिवेट करता है कि वो अगर उस सिचुएशन से वहाँ तक जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कुछ बेटर कर सकती हूँ। तो वो मेरे लाइफ के सबसे बड़े गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।